अब रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक में फोर्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अलग अलग सोर्सेज इसके हो सकते हैं और दोनों की अलग अलग वाउचर्स भी हैं। अगर हम इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट की बात करें कि ब्याज के 3 सोर्स हैं कि इंटरेस्ट हमें किस किस से मिलता है, इन्वेस्टमेंट से, लोन से और बैंक डिपॉजिट इन बैंक से, बैंक में जमा राशि से। कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट से हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो फिक्स्ड नेचर का है और इसकी वाउचिंग हमें काउंटर फॉइल ऑफ इंटरेस्ट कूपन से हमें इसकी जांच करनी चाहिए। और जो इंटरेस्ट हमें लोन से मिलता है तो हमें लोन एग्रीमेंट चेक करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जिस टाइम हमने लोन लिया था उस लोन का एग्रीमेंट क्या था, उस एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, डेट्स ऑफ पेमेंट्स क्या थी और साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो पैसा हमें इंटरेस्ट के रूप में मिला है वो किस किस डेट पर रिसीव्ड हुआ है, वो हमने एज इट इज़ उसी टाइम रिसीप्ट में लिखा है या नहीं, उसकी एक कॉपी हमें अपने पास रखनी चाहिए। और यदि वो ब्याज का पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो बैंक पासबुक से इसकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर बैंक पासबुक से इसकी हम जांच कर देंगे तो उसके लिए इंटरेस्ट स्टेटमेंट एक तैयार हो जाएगी। ये था ब्याज के रूप में कि ब्याज 3 तरह से हमें रिसीव्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट से, लोन से और डिपॉजिट इन बैंक से। फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड हमें 3 तरह से है, काउंटर फॉइल, शेयर सर्टिफिकेट्स, डिविडेंड वारंट्स और लेटर रिसीव्ड। कहते हैं जब इन सबसे हमें पैसा रिसीव्ड हो जाता है तो हमें शेयर सर्टिफिकेट्स बनाना चाहिए। उस सर्टिफिकेट्स में हमें कि डिविडेंड हमें किस फॉर्म में मिला है, किस डेट को मिला है, उसकी बैंक पासबुक से और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उससे मिलान करना चाहिए। कहते हैं ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि ब्याज और डिविडेंड की पूरी रकम प्राप्त हो गई है या नहीं। कई बार एक्रूड इंटरेस्ट होता है, ये एक्रूड डिविडेंड हो गया है। एक्रूड मतलब कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने बैलेंस शीट में कर दी है या नहीं, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना चाहिए। अब आता है रेंट रिसीव्ड। कहता है ऑडिटर को किराए से प्राप्त राशि का प्रमाणन करने के लिए किराएदार से हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कितना रेंट रिसीव्ड हो गया है। जिस टाइम हमने अपना घर रेंट पर दिया था उस टाइम उसका रेंट क्या था और पर्टिकुलर डेट पर किराएदार ने किराया दे दिया है या नहीं, उसकी एक काउंटर फॉइल जो है कैश बुक से उसको मैचिंग करनी चाहिए। किराए पर कई मकान या दुकान आदि उठाए गए हों तो इसके लिए रेंट रजिस्टर का यूज़ करना चाहिए। ऑडिटर को यदि इसकी हेल्प दो तो वो रेंट रजिस्टर ले सकता है। किराएदार ने किराया देते समय कुछ रकम काटी है तो ये भी देखना चाहिए कि ये डिस्काउंट्स जो है वो ऑथराइज्ड हैं या नहीं। उसके बाद वो कहता है मान लो कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आप आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, और वो उसमें गबन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेमेंट करनी है लेकिन उसमें ये दिखा दिया कि पेमेंट हो चुकी है, तो इस तरह के गबन को हम तभी पकड़ सकते हैं जब हमने साथ के साथ उसकी एंट्री करी, उसका काउंटर फॉइल अपने पास रखा है। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड एक ऐसा पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट और कमिश्नर के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कमीशन का रेट दिया होता है, उसकी अमाउंट दी हुई होती है, तो स्टेटमेंट ऑफ कमीशन से इसकी जांच करनी चाहिए। और कैश बुक में किए गए जितनी भी कमीशन आपको रिसीव्ड हुई है उसकी एक काउंटर फॉइल तैयार करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कमीशन ऑन कंसाइनमेंट तो नहीं है, कि कंसाइनमेंट के बेसिस पर अगर कमीशन दी जा रही है तो अकाउंट ऑफ सेल की कॉपी तैयार करनी चाहिए। और बकाया कमीशन संबंधी लेखों की डिटेल हमें जांच करनी चाहिए। अगर संदेह होने पर कमीशन देने वाले व्यक्ति अथवा संस्था से किए गए पत्र व्यवहार की जांच करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी पत्र व्यवहार तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन होता है चंदा। चंदा मिलने पर जो रिसीप्ट होती है उसे काउंटर फॉइल से मैच करना चाहिए और मेंबर्स के रजिस्टर और अकाउंट्स की जांच करनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है या फिर आउटस्टैंडिंग है, लास्ट में इसकी एंट्री करके मतलब चेक करना चाहिए ऑडिटर को। फिर आता है प्रोसीड्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। आपको सभी को पता है कि हायर परचेज सिस्टम में जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है, तो वो इंस्टॉलमेंट और उसकी डेट कब कब वो रिसीव्ड हुई है और कितनी अमाउंट की हुई है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम क्या था, उसकी काउंटर फॉइल से मैचिंग करनी चाहिए। तो आपको एक तरह का हायर परचेज एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कई बार आप अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी में कर देते हो, किसी चीज़ में करते हो और उसको बेचना चाहते हो, तो उसकी मैचिंग कैसे करेगा एक ऑडिटर। कहते हैं विनियोगों की बिक्री हम ब्रोकर्स के माध्यम से करते हैं। हम ब्रोकर को ले लेते हैं, बीच में कहते हैं भी हमारी ये वाली इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इस प्रॉपर्टी पर इसको सेल करवा दें, तो ब्रोकर एक नोट तैयार करेगा, उसमें एक्चुअल उसकी सेल, उसकी कमीशन और एक्सपेंसेस को लिख देगा।
और एक बिक्री नोट तैयार हो जाएगा और बिक्री नोट की एक जांच हो जाएगी। यदि इस संबंध में क्रेता से कोई पत्र व्यवहार या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी भी जांच हो जाएगी। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि विनियोगों की जो बिक्री है यानी कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम डिविडेंड है या फिर एक्स डिविडेंड है। यदि वो कम डिविडेंड है या एक्स डिविडेंड है तो हमें देखना है कि कितना इंटरेस्ट और कितना डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ है या नहीं, और एक्चुअल में उसकी काउंटर फॉइल तैयार की गई है या फिर नहीं की गई। नेक्स्ट आता है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स ये कि मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई है जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, उसको आप सेल करना चाहते हो तो दो ही मेथड है, या तो ब्रोकर के थ्रू सेल कर दो या फिर ऑक्शंस की यानी कि नीलामी करके। अगर ब्रोकर उस एसेट्स को बेचता है तो ब्रोकर एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, उसकी मैच आप कर लोगे। और यदि ऑक्शंस के थ्रू बेच रहे हो, नीलामी कर रहे हो, तो नीलामकर्ता के बीच में जो भी स्टेटमेंट डीड यानी कि सेल डीड तैयार हुई है उसकी फाइनल कॉपी अपने पास रखनी है। इस तरह से आप उसकी मैचिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फॉर अ क्लेम रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस, मान लो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, उसका पैसा आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो आप क्लेम करके उस पैसे को लेना चाहते हो, तब क्या करोगे? कहते हैं इस प्रोसीजर में क्लाइंट और इंश्योरेंस के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसकी कॉपी रखेंगे, उसकी पर्टिकुलर तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, तब वो पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। फिर आता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। कुछ पैसा आपको इनकम टैक्स से रिसीव होता है। कहता है इसका प्रमाणन करते समय ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जो रकम इस संबंध में प्राप्त हुई है वह उचित प्रकार से लेखा पुस्तकों में लिख दी गई है या नहीं। इसकी क्लेम की कॉपी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके स्टेटमेंट डीड के साथ उसकी मैचिंग करनी चाहिए। फिर आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कहता है कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड तब होता है, हम ये मानते हैं कि कोई एक पर्सन है और वो बिल्कुल दिवालिया हो गया है, वो पे करने की कंडीशन में नहीं है, तो उसके बिहाफ पर उसकी लाइबिलिटीज़ की जो पेमेंट है वो लिक्विडेटर अपनी एसेट्स में से ले लेता है, वो अपने राइट में ले लेगा और उसको सेल करने से जो पैसा रिसीव्ड होगा उसकी आप कह दोगे, इसको बैड डेब्ट्स डिविडेंड कहते हैं। इस बैड डेब्ट डिविडेंड की एक कॉपी तैयार करेगा और उसके साथ उसकी मैचिंग कर लेगा। नेक्स्ट आता है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। ऑडिटर को ऐसी प्राप्तियों की जांच हेतु एक ऑडिटर रजिस्टर और एक अलॉटमेंट रजिस्टर, शेयर रजिस्टर का यूज़ करना चाहिए ताकि इसकी जांच की जा सके, और मिनट बुक तैयार करनी चाहिए। रिमिटेंसेस फ्रॉम एजेंट। कहता है कि प्रत्येक एजेंट अपने हिसाब का एक विवरण बनाकर संस्था को भेजता है। इस विवरण को प्रत्येक संस्था में एक अधिकारी इसकी जांच करता है और उसके बाद इन विवरणों के आधार पर हम रोकड़ बही तैयार कर लेते हैं। लास्ट आता है रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक का अदर रिसीप्ट। कहता है इन राशियों से संबंधित प्रपत्रों से ये जांच करना चाहिए कि यदि प्रपत्र उपलब्ध ना हो तो पत्र व्यवहार करके इसकी जांच हो, यानी कि हमें इसकी काउंटर फॉइल एक तैयार करनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस बुक तैयार करनी चाहिए ताकि इन सभी 16 के 16, 15 के 15 पॉइंट की जांच की जा सके। तो ये आपका आज था रिसीप्ट साइड्स ऑफ कैश बुक वाउचिंग का। थैंक यू सो मच।